नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का नॉवेलिट जंगली कबूतर। आज इसकी 5वीं किस्त। सुनिए इसकी 5वीं किस्त, जंगली कबूतर की 5वीं किस्त। एक गुलाबी तीतरी की तरह उसका दुपट्टा फड़फड़ा रहा था। उसकी पुतलियों पर से फिसलती हुई वो और गहराई में डूबती चली गई और गोश्त का एक बेहंगम लोथड़ा बन गई। आबिदा, उसने अपने हलक की गहराइयों से पुकारा, मगर कोई आवाज़ न निकली। चौंक कर उसने आंखें खोल दी। आबिदा का जिस्म खिड़की से बाहर झुका हुआ था। आबिदा! उसका जिस्म एक बार लर्जा, मगर दूसरे लम्हे माजिद ने उसको बाहों में जकड़ लिया। क्या हुआ मज्जू? वो उसकी फटी फटी आंखें देखकर सहम गई। तुम इस खिड़की से? हाँ बेटा। उसके पेशानी पर पसीने के कतरे फूट आए। ओह, तुम समझे मैं इस खिड़की से गिरकर खुदकुशी कर रही हूँ? हाँ, मेरी जान निकल गई आबिदा। तुम उसके जिस्म का लोच फिर फौलादी तारों में तहलील हो गया। मगर ये खिड़की तो ज़मीन से 3 फुट ऊंची भी नहीं। यहाँ से गिर के तो मेरे पैर में मोच आने का खतरा भी नहीं। हंसी। माजिद के हाथों में जहरीले कांटे उतर गए। अगर ये खिड़की बजाय 3 के 30 फुट की बुलंदी पर हो तो उफ खुदा, तो तुम मुझे नीचे फेंक देते। उसकी आवाज़ में प्यार था। आबिदा, और लोग समझते मैंने दिल शिकस्ता होकर खुदकुशी कर ली है। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। तुम समझती हो, उसकी आवाज़ में एहतजाज नहीं था, सिर्फ थकन थी। समझना तो नहीं चाहती माजिद, मगर मैं हार गई। वो हंसी। अब तुम ठीक हो गए। अब मैं यहाँ बेकार क्यों तुम्हारी कोफ्त का सामान बनी रहूं? उसकी आवाज़ में बेइंतहा नरमी थी। वो खामोश सूनी आंखों से उसे देखता रहा। हमीदा नेहरू भी जाते हुए इधर से गुजरेगी। मैं उसे लिख दूं कि अम्मी जान को मेरी ज़रूरत है। वो यहाँ महीना भर पहले आ जाए। उसके आने से चहल पहल हो जाएगी। वो फिर भी खामोश रहा। फिर तुम कुछ दिन के लिए बैंगलोर अमीना खाला के पास चले जाना। फिर अम्मी जान को बरसात के मौसम में बड़ी तकलीफ होती है। तुम जाना चाहती हो? मकान की मरम्मत भी ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ बड़े अब्बा वाला घर अगर फ़रोख्त हो जाए तो डॉक्टर और शंकर के पैसे भी अदा हो जाएंगे। मेरी बात का जवाब दो। तुम जाना चाहती हो? मैं सोचती हूँ अगर। क्यों? वो खामोश अपने दामन की शिकनें निकालती रही। तुम डरती हो। अमरीकी फिल्मों के हीरो की तरह मैं तुम्हें कत्ल करके। मैं मरने से नहीं डरती माजिद। मुझे अपने दिमागी हालत पर शक होने लगा है। मेरे आसाब बहुत ओह, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? तुम्हें अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगा है या मुझ पर?
दोनों ही बातें हैं मज्जू, मेरी जान। हम दोनों जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत अहम है। जानता हूँ जो तुम पर बीती वो दुनिया की किसी औरत पर नहीं बीती। एकदम माजिद का चेहरा तमतमा उठा। ये तो मैं नहीं कहती, मगर शायद मैं दूसरी औरतों की तरह मुकम्मल नहीं। मेरा दिल छोटा है, मैं कीना परवर हूं। आबिदा ने गुनाह किया, एतराफ़ किया, तौबा की। सॉरी, आबिदा, मैंने गुनाह किया, एतराफ़ किया, तौबा की। उकता कर आबिदा ने मेज़ पर से गिलास उठाया और फर्श पर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े चीख कर फर्श पर तड़पने लगे। अगर अब मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर लूं तो क्या ये टुकड़े जुड़ जाएंगे? तो तुम जानना चाहती हो, चाहे फिर टुकड़े जड़े, माफ कीजिए, तो तुम जानना चाहती हो चाहे फिर टुकड़े जुड़े या घूरे पर फेंक दिया जाए, वक्त सारे जख्म भर देता है। तुम्हारी बीमारी की वजह से शायद कच्चे खरंड उखड़ गए थे। आबिदा, जानती हो कभी मैं क्या सोचा करता था? क्या कि अगर तुमने कभी मेरे साथ बेवफाई की तो बखुदा तुम्हारा गला घोट दूंगा और फिर अपने आप को गोली मार लूंगा। मगर अब मैं दुआ मांगता हूं कि काश तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाए, तुम मेरे साथ दगा करो और तराजू के दो पलड़े बराबर हो जाए। तुम भी उतनी गंदी हो जाओ, तब हम दोनों बराबर हो जाएं, ये दूरी मिट जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ हमें साथ नहीं रहना चाहिए, वरना वो कुछ हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। उसकी सांस फूल गई, जैसे वो बहुत दूर से दौड़ी चली आ रही हो। हमीदा को लिख दो, मेरे गरम कपड़े लत्ते लेती है, बैंगलोर में खुनकी होगी। माजिद ने करवट लेकर मुंह दीवार की तरफ किया। आबिदा बड़ी तेजी से प्लेटें चमचे गिनकर अलमारियों में बंद करने लगी। जायद तौलिए चादरें अपने बक्स में साथ ले लीं। न जाने कितने अरसे की यात्रा हो। और लोग बड़े हाथ छुट्टे हैं, झाड़ू भी न छोड़ेंगे। आबिदा हमेशा रंगे चुने दुपट्टे ओढ़ा करती थी, साल भर चलते थे। उसके दुपट्टे जो ससुराल से टांग कर लाई थी, जब टक्कर वाले ख़त्म हो जाते तो वो खुद ही रंग में डुबो के कुछ दिन काम चला लेती थी। मगर कुछ दिन से वो सफ़ेद दुपट्टे ओढ़े फिर रही थी। फिर एक दिन सोने की चूड़ियाँ भी उतार दी कि दम बौलाता है। माजिद चोरी चोरी देखता और उसका दिल बैठने लगता। अभी तो मरा नहीं। आबिदा ने उसका शोक क्यों मनाना शुरू कर दिया? अंगूठी कहाँ है? अंगूठी उसकी माँ ने दी थी कि बेटा दुल्हन को पहना कर मुंह देखना। कौन सी अंगूठी? ओह, उसका नग ढीला हो गया था, शंकर को दी है ठीक कराने के लिए। कैसी अंगूठी? भाभी ने तो नहीं दी। माजिद ने शंकर से पूछा था, वो चकरा गया। ओह, शायद भूल गई। मगर उसने आबिदा से जिक्र करना अपनी हद तक समझा। ड्रेसिंग टेबल पर जो शादी की दोनों की तस्वीर थी, उसका खाली फ्रेम
उसने अलमारी के तख्ते पर देखा और चुपचाप रख दिया। रद्दी की टोकरी में उसे सिर्फ आबिदा की तस्वीर के पुर्जे मिले। उसकी अपनी तस्वीर गायब थी। आबिदा इस बार सारे रिश्ते तोड़कर जा रही थी। फिर एक दिन प्लेटें चमचे वापस साइड बोर्ड पर सज गए। तौलिए चादरें बड़े संदूक से निकल पड़ी और शंकर से घर में कलई कराने वालों को बुलाया जाने लगा, मगर अंगूठी और चूड़ियां वापस न लौटी। डाक आती तो आबिदा चील की तरह झपटती। माजिद की डाक बेस पर रखकर वो गुस्ल खाने में बंद हो जाती। फ्लश में एक दिन उसने निहायत आला किस्म के लिफाफे के पुर्जे भी देखे। पता नफासत टाइप किया हुआ था। आबिदा खोई खोई सी गुस्ल खाने से निकलती, फिर गोदरेज की अलमारी का लॉकर खुलने और बंद होने की आवाज़ आती। मैं अभी आई, जरा नुक्कड़ तक जा रही हूं। माजिद जासूसी में माहिर होता जा रहा था। वो नुक्कड़ तक नहीं, उससे जरा आगे डाक खाने तक जाती थी। शायद कहीं नौकरी का प्रोग्राम है, माजिद दिल दिल में सोचता। उसके हाथ पैरों का दर्द फिर औत कराया। बगैर तनख्वाह के 6 महीने की दरख्वास्त दे रखी थी। आबिदा की वालिदा ने 2000 का ड्राफ्ट भेजा था। उसमें मालूम होता था गूलर का फूल पड़ गया है। आबिदा को वो हमेशा कौड़ी कौड़ी पकड़ा देता था। पिछली छुट्टी की 3 महीने की तनख्वाह आधी मंजूर हुई थी। हमीदा का खत आया। उसने 10-12 दिन सब्र करने के बाद पूछ ही डाला, नहीं। क्यों? जवाब देने के बजाय वो दूसरे कमरे में जाकर मुख्तलिफ कमरों के मुख्तलिफ रंगों के बारे में समझाने लगी। मैंने क्या पूछा था? वो ड्राइंग रूम से गुजरी तो माजिद ने पुकारा, क्या? उसने कुछ तुनक कर जवाब दिया, हमें नहीं मालूम। क्या मालूम? क्या मतलब? भाई क्यों दिक कर रहे हो? मिस्त्री कहता है लाइलैक बेडरूम ठीक नहीं रहेगा। लाइलैक? हाँ, लाइलैक रंग, हल्का कासिनी रंग। क्या पागलों की सी बातें कर रही हो? अच्छा, लाइलैक नहीं तो फाख्ता ही कर दो। वो माजिद को कतई नज़रअंदाज करके मिस्त्री से सर मारने लगी। न जाने क्यों माजिद का जी हल्का हो गया। 12 बरस की नई ब्याही दुल्हन याद आ गई। रात को सोते सोते चौंक कर कहा करती थी, हल्के बादामी पर्दे तो हर कमरे में खप जाएंगे, मगर दीवान पर बादामी कवर होना चाहिए। और उसी घरदारी का मजाक उड़ाता है। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर ले लूं? माफ कीजिए, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर लूं? वो बड़े शौक से पूछा करती। शिष्ट तो फिर खाना पकाने का? बेकार घर में वक्त ज़ाय होता है, वाहियात। तो फिर तुम्हारी राय में कौन सा कोर्स सीख रहेगा? इंटर कोर्स। वो उसे पकड़कर छेड़ता, हट। वो जेब कर मुंह फेर लेती। हर वक्त गंदी बातें, छी। जिंदगी की हसीन तरीन शय को गंदी बातें कहती हो? उसने एक लंबी सी सांस ली। क्या आबिदा के सपने फिर जाग उठेंगे? हाँ, क्या पूछ रहे थे? बड़ा बद है ये मिस्त्री, टाल मटोल किए जा रहा है।
आकर बड़े ठस्से से कुर्सी पर बैठ गई। हमीदा का खत आया। उसका जी तो नहीं चाह रहा था पूछने को। नहीं, मैंने खत ही नहीं लिखा जो उसका जवाब आता। हाय हाय, गजब हो गया। क्या हुआ? मेरी भी मत मारी गई है। खैर, रंगवा लूंगी। क्या बक रही हो? मेरे को समझ में नहीं आता। माजिद चिढ़ गया। बेडरूम के पर्दे तो गुलाबी हैं, बड़े चीप लगेंगे। जरा गहरे फाख्ता ही ठीक रहेंगे, या पिस्ता ही। वो खुद से कहने लगी, जैसे माजिद वहाँ हो ही नहीं। लाहौल वाला कुव्वत। माजिद चिढ़ गया। वो बेख्तियार हंसने लगी। इतना हंसी कि आंखों में पानी आ गया। फिर बड़े प्यार से उसे देखती रही। साफ साफ क्यों नहीं पूछ लेते कि हम जा रहे हैं या नहीं? माजिद के हलक में गोला फंसने लगा। बताओ क्या? वो फिर शरारत पर उतर आई। जा रही हो? माजिद ने धड़कते हुए दिल से पूछा। ना। क्यों? उसने बमुश्किल घुटे हुए गले से पूछा। उसके कान तो गलती नहीं कर रहे, और कांच के टुकड़े फेंक दिए कूड़े के डब्बे में। वो बड़े छिछोरपन से पैर हिलाने लगी। वो खामोश उसे नीम व आंखों से देखता रहा। तो फिर वो लिफाफे के पुर्जे, दाग खाने के चक्कर और गोदरेज की अलमारी के लॉकर का खटका। उसके सर में धमक हो रही थी। कोई नीचे से दिल को ढकेल रहा था। फेफड़ों में खुश्क रेत के बगोले नाचने लगे। उसने बाहें फैला दी। आबेदा का दुपट्टा प्याज के छिलके की तरह शाने से उतर गया। नूरू सक्के की लौंडिया अपने मैले बदबूदार दुपट्टे से उसकी आंखें पोंछ रही थी, मगर उसकी आंखों के तो जैसे वॉशर गल चुके थे। इधर की कोठरी के कच्चे फर्श पर पसीने की बूंदें टपक कर जज्ब हो रही थी। वो उसके अनाड़ीपन पर हंस रही थी, मगर आबिदा हंसी नहीं। बाहर धीमी धीमी बारिश नौहा करना थी। माजिद मिट्टी के ढेर की तरह सिसक रहा था। आबिदा के कलरदार दुपट्टे से उसके पपोटे छिल गए थे। जब मैली मैली सुबह हो रही थी, तब थकान से चूर होकर दोनों अज़ियत भरी गुलूदगी में डूब गए। तुम्हारा जेवर कहाँ है? आबिद ने एक दिन पूछा। तुम्हारा जेवर कहाँ है? माजिद ने एक दिन पूछा। अम्मी जान के पास छोड़ आई। आबिदा कुशन के गिलाफ बदल रही थी। वो नहीं जो तुम हमेशा पहने रहा करती थी। बूंदे रखे हैं, चूड़ियाँ, अंगूठी सब रखी हैं। क्यों पूछ रहे हो? पहनती क्यों नहीं? जी घबरा गया। पहन लूंगी। अभी पहन लो। क्यों? क्या बगैर जेवर अच्छी नहीं लगती? यकीन नहीं रहा। फिर वही बेतु की बातें। माशाल्लाह, बेटी के बाप हो, तुम पर कौन यकीन खो सकता है? आबिदा, तलाक ले लो। क्यों? फिर कीड़ा रहेगा। एक बार तुमने तलाक मांगी थी, मैंने इनकार कर दिया था। अब मैं समझता हूँ आबिदा, मैं मर चुका हूँ। मज्जू डार्लिंग, मैंने वीना जी से पूछा। वो कहती हैं इस बीमारी के बाद ऐसा होता है, सब ठीक हो जाएगा। और जो ना हुआ, मज्जू शादी बस एक ही जज्बे का नाम नहीं, उस जज्बे की तस्कीन को तो बाजार खुला है। मुझे तुमसे शिकायत नहीं,
लेकिन अगर तुम सोचते हो कि ये ढोंग है, मैं तुम्हारी इस तकलीफ का बायस हूं, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? अगर कोई दूसरी औरत तुम्हें जिंदा कर सकती है तो मुझे कोई जिंदा नहीं कर सकता। दूसरी, तीसरी, चौथी, मुझे कोई औरत नहीं चाहिए। तो एक काम कर दो, क्या मुझे औरत मत समझो, अपना दोस्त, हमदर्द, जो चाहो समझ लो, रिश्तेदार तो हूं ही, वही समझ लो। तुम सड़न हो, इसमें क्या शक है? अच्छा, बकवास बंद। आबिदा, माजिद ने थोड़ी देर आंखें बंद करके पूछा, हाँ जान, ये नौकरी तो अब जाती नजर आती है। नहीं, अभी तुम 10 महीने की छुट्टी और ले सकते हो, बगैर तनख्वाह के। हाँ, भूखी मरोगी। वैसे भी तुम पर मर मिटे, अब जरा भूखों मरने का मजा भी चख लें। वैसे 12 बरस तुमने रखा, अब 12 बरस हम तुम्हें रखेंगे। तुम सड़न हो, इसमें क्या शक है? मगर बड़ी प्यारी सड़न हो। जब ही तो तलाक नहीं ले रहे हम, ताकि भाग ना सको। वो बड़ी खुलकर हंसी। आबिदा, ओफो, अभी और कुछ कहना है? प्याजी दुपट्टा ना ओढ़ा करो, जो नहीं ओढ़ते। उसने दुपट्टा उतारकर उसके मुंह पर मार दिया। माजिद ने लपक कर उसे कुशन के अंबार पर गिरा दिया। घंटी बजी और डाक के डिब्बे में खट से कागज गिरने की आवाज आई। आबिदा तड़प कर उसके पहलू से निकल गई। जमीन पर पड़ा प्याज का छिलका उठाकर वो भागी दरवाजे की तरफ। डाक लेकर वो वापस पलटी, उसके सामने डालकर खुद बावर्ची खाने की तरफ चली गई। सूप के लिए कहना भूल गई, मगर माजिद समझ गया वो झूठ बोल रही है और कुछ छुपा रही है। उसने फैसला कर लिया कि उसकी सारी उलझनों का जवाब आबिदा की गोदरेज की अलमारी के लॉकर में मौजूद है। आबिदा कुंजी 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती और उसे मांगने की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर लॉकर नहीं खोला तो पागल हो जाएगा। कई दिन तक वो लॉकर को खुशउस्लूबी से खोलने की तरकीबें सोचता रहा। वो कुंजियां बजाती, इधर से उधर घूमती, तो माजिद पर जुनून की कैफियत तारी होने लगती। आखिर उसने क्या दबा रखा है? एक दिन उसकी किस्मत ने यावरी की और उसने धड़कते हुए दिल से देखा कि कुंजियों का गुच्छा किसी बुते तनाज की तरह आबिदा के तकिए के नीचे से झांक रहा है। वो थकन का बहाना करके लेट गया। आबिदा उसकी चालबाजी से बेखबर आईने के सामने बैठी बाल सुलझा रही थी। शायद दाखाने जा रही थी, इसीलिए साड़ी पहनी थी। तैयार होकर वो दरवाजे तक गई। घर में कमर में लटकने वाले चांदी के छपके की गैर मौजूदगी को महसूस किया और पलट पड़ी। माजिद की जान निकल गई। वो निहायत गाफिल बन गया। वो थोड़ी देर सराहने खड़ी चाबियों का गुच्छा निकालने के इम्कानात पर गौर करती रही। माजिद का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि वो सुन रही होगी। उसके जाने के बाद वो कुछ देर साकित खड़ा रहा। उसके जाने के बाद वो कुछ देर साकित पड़ा रहा। आबिदा के जूतों की कट
कट दूर चली गई। तब वो हाँफता कांपता उठा। उसे ये तक पहचान न थी कि कौन सी कुंजी कौन से ताले की है। उसके जिस्म में नामालूम सी टीसें उठ रही थीं और बायां बाजू बेदम सा हुआ जा रहा था और शाने पर गहरा बोझ था। हार्ट अटैक हो सकता था, मगर वो जान की बाजी लगाए कुंजी पर कुंजी लगा रहा था। खुदा खुदा करके अलमारी खुली। लॉकर के अंदर कुछ न था, बस एक कोने में चंद लाख पर नक जड़ी चूड़ियां और 2-4 मसनूई जेवर पड़े थे। चेकबुक और बिजली गैस के बिल भी थे। मगर दूसरे कोने में एक मोटी सी फाइल देखकर वो लड़खड़ा गया। कितनी भारी थी वो एक मामूली सी फाइल। उस मामूली सी फाइल को लेकर वो बमुश्किल कुर्सी तक पहुंचा। फाइल क्या थी? माजिद का आमाल नामा था। मोना का एक एक खत बड़ी नफासत से तारीखवार नत्थी हुआ था। उनके अलावा आज तक जो कुछ भी इस मद में खर्च हुआ था, उसका कौड़ी कौड़ी का हिसाब मौजूद था। अस्पताल का खर्च, नर्सों को बख्शिश, टैक्सियों का किराया, पूना के क़याम का हिसाब, यहाँ तक कि जो कपड़े आबिदा ने किटी के लिए बनाए थे, ऊन और सलाइयाँ वगैरह भी तफसील थी। 300 रुपये माहाना पर फैसला हुआ था, मगर हर माह किसी न किसी मद में 150 ऊपर से शामिल थे। मगर आखिरी रकम की रसीद जो चंद रोज़ पहले भेजी गई थी वो 500 की थी। उसने कभी सोचा भी ना था कि इतनी छोटी सी जिंदा दिली इतनी महंगी पड़ेगी। लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करके अय्याशियाँ करते हैं और मज़े से हाथ झाड़ के चल देते हैं। अगले ज़माने में जानी को संसार कर दिया जाता था, मगर उस पर नन्ही नन्ही कंकरियों की फुहार एक पहाड़ बन चुकी थी और सांस अभी चल रही थी। मोना का ताज़ा खत इब्तदाई खतों से मुख्तलिफ था। उनका कागज़ चिकना, हसीन और खुशबूदार था। पता डंकन रोड का नहीं, उमर पार्क का दिया हुआ था। ताज़ा तरीन खत में उसने लिखा था, उसकी मशगूलियत को देखते हुए नानी का होना अशद ज़रूरी है। उसके हाथ के नीचे काम करने के लिए मैंगलोरी आया है, मगर वो पोतड़े नहीं धोती, लिहाजा गंगा रखनी पड़ती है। 450 फ्लैट का किराया ही है, मगर बच्ची का बार उस सरन के कंधों पर है। माजिद के बाएं शाने में भाला सा उतर गया। मगज में सुइयां सी खटकने लगी। आखिर में लिखा था, अगर तंगी का यही हाल रहा तो बच्ची को किसी यतीम खाने में छोड़ना पड़ेगा। तंगी मिटाने के लिए आबिदा ने जो 500 रुपये भेजे थे, उनकी रसीद साथ नत्थी थी। अब चोरियां भी करने लगे। आबिदा ने फाइल छीनने की कोशिश की। वो कब लौटी माजिद को पता भी न चला। भी से तुम्हारा मतलब है हरामकारी के साथ? अच्छा,
मेहरबानी से बाज आएं और बातें ना कीजिए। अच्छा, मेहरबानी से बाज और बातें ना कीजिए। उसने फाइल छोड़ दी और मुजरिमों की तरह अलमारी बंद करने लगी। मेरे नाम के खत तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? वो उसकी तरफ बेताल्लुकी से पीट किए लॉकर टटोलती रही। मेरे सवाल का जवाब दो, वो गरजा। शंकर ने भेजे। हरामजादा, उसने मेरे नाम के खत तुम्हें क्यों भेजे? उसका कोई कसूर नहीं, मैं उसे ताकीद कर गई थी। क्यों? इसलिए कि तुमने मामला मेरे सुपुर्द कर दिया था, इसीलिए डाकखाने भागती हो। कतई नहीं, कतई नहीं, भागती नहीं, बड़े रसां रसां चलती हूँ। अल्लाह कसम। वो अलमारी बंद करके मुस्कुराई। 300 के बाद ये 500? तुमने किसकी इजाज़त से भेजे? खुद अपनी इजाज़त से। वो तुम्हें ब्लैकमेल करती रही और तुमने मुझसे जिक्र करना भी ज़रूरी ना समझा। तुम्हें परेशान करने से क्या फ़ायदा? डॉक्टर कहते हैं इस बीमारी के बाद सालों एहतियात करना पड़ती है। तुमने ये ना सोचा कि जब मुझे मालूम होगा मेरा ख्याल था तुम्हें कभी मालूम ना होगा। जिस दिन तुमने यह मामला मेरे सुपुर्द किया, फिर पलटकर कभी कुछ ना पूछा, कभी कोई तफसील मालूम करने की कोशिश न की। मेरा ख्याल था कि तुमको इस फाइल के वजूद का पता भी ना होगा, और ये कि तुम कभी मेरे ऊपर शक करके मेरी अलमारी की तलाशी लोगे। ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। उसने अपना खुश्क कागज जैसा हाथ उसके पेशानी पर फेरा। लेट जाओ। माजिद उसके लम से चिढ़कर और भड़क उठा। हर बात की हद होती है। उसने आबिदा का हाथ झटक दिया। तुमने ये फर्द जुर्म इतनी अलकदरी से तैयार की है? इसका जवाब नहीं। फर्द जुर्म? आबिदा का रंग मिट्टी हो गया। बड़ी तेजी से वो अपने आंचल की शिकनें मिटाने लगी, इस डर से कि मैं कहीं भूल जाऊं और इनकार करने लगूं। तुमने नहीं मज्जू, तुम्हारे सर की कसम जान, मैं उसके चेहरे के अजलात फड़कने लगे। मैं तुम्हें कोई बात भुलाना नहीं चाहती। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं, या उसकी माँ से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरा तुम्हारा रिश्ता तो मेरे दम तक है, और उसका रिश्ता बेटी और उसकी औलाद दर औलाद बहुत दूर तक जाएगा। तुम्हारी दरिया दिली का जवाब नहीं। तुम देवी हो देवी, मुझे अपने चरणों में माथा टेकने दो। माजिद ने बड़े ड्रामाई अंदाज में तीर मारा। तुम चाहो तो इससे भी ज़्यादा कमीनी बातें कह सकते हो, और तुम सहार जाओगी, ताकि नदामत का बोझ और मेरी छाती पर बढ़ जाए। कहे जाओ, सारा जहर उगल दो, शायद कुछ कड़वाहट कम हो जाए। कायदे से तो मुझे रोना पीटना, हुगुल मचाना चाहिए था, कि यही दुनिया की शरीफ बीवियों का दस्तूर है। मगर तुमने जब मुझे अपना हमराज बना लिया तो बीवी नहीं, अपना दोस्त समझा। तुमने अनोखी बात की, मैंने अनोखा जवाब दिया। तुम जानते हो मैं कितनी सुघड़ हूँ। ये फाइल तुम्हारा अमालनामा नहीं। मैं कोई काम भी लचता पचता नहीं करती। चलो, इस नामुराद फाइल को चूल्हे में झोंक दो, बस। तुमने जाते जाते इरादा क्यों बदल दिया? मज्जू, 12 बरस तुम्हारे साथ रहते रहते कुछ तुम्हारे वजूद की आदी हो गई हूँ।
तुम्हारे बोझ को अपना कर्ब भी तुम्हारे बोझ को अपना कर्ब अब भी तुम्हें अपना समझती हूँ। तुम्हारी बीमारी मेरी है। तुम जी से खाना खा लो, मेरा पेट भर जाता है। तुम्हारे जोड़ों में दर्द होता है, मेरा कलेजा कटने लगता है। यकीन नहीं आया है? यकीन नहीं आया है अभी के तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? हाँ हाँ कह दो, सड़न हूँ, फरसुदा ख्याल हूँ, पतिवर्ता हूँ। अच्छा बताओ, अगर तलाक के बाद भी मैं तुम्हें अपना मानती रहूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? खुदा का वास्ता मुझे इतना बुलंद मर्तबा ना दो, मेरा दम घुटता है। मैं इतना बोझ नहीं सहार सकूंगा। उसका चेहरा मस्त हो गया। लल्ला माजिद, मेरी जान। वो बेचैनी से उंगलियां चटकाने लगी। ये मोहब्बत नहीं, फांसी है। अगर मैं तुम्हें हाथ लगाऊं तो तुम्हारी रगों का खून जम जाता है। मुझे ऐसी रूहानी मोहब्बत से खौफ आता है। ऐसी मोहब्बत मुर्दे किया करते होंगे। मुझे उस लाश से घिन आती है। वो बेचैनी से टहलने लगा। फिर एकदम उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मेरे खोदे हुए कुएं में तुम ना डूबो। आबिदा, इस मकड़ी के जाले से निकल जाओ। कैसे निकल जाऊं? कोई रास्ता हो। वो दोनों हाथों से मुंह ढांक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं अभी टिकट का इंतजाम करता हूं। वो उठा। जाने का वक्त निकल गया। क्या मतलब? शुरू में मैं तुम्हारी बातों में आकर चली जाती तो सब ठीक हो जाता, मगर नहीं जा सकी। मेरी खुदगर्जी और कमजोरी ने मेरे पैर थाम लिए। मैंने तुम्हें रोका, मगर मैं क्यों रुकी? क्योंकि रुकना चाहती थी। तुम्हारी मंतक मुझे दीवाना बना देगी। मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हुई। उसे सरन जी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इस घर के दरवाजे पर बंद है। जुमला हुकूक मेरे नाम महफूज हैं। मैं मिसेस माजिद कहलाती हूँ, और वो तुम्हारी बच्ची की माँ होकर भी कानूनन कोई नहीं। ये कानून नहीं, ढकोसला है। अगर कोई नाली में कई कर दे और उसमें कीड़े बजियाने लगे तो उस नाली से उसका ब्याह हो जाएगा। तुम मोना को नाली और बच्ची को कीड़ा कहकर अपनी दानिश में मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हो। मगर माजिद, मैं इतनी छिचोरी नहीं हूँ। मैंने मोना को तुमसे ज़्यादा करीब से देखा है। हाँ, तुम उसके साथ सोए, मगर मैंने उसके साथ यास और नामुरादी में डूबी हुई रातें काटी हैं। साथ मिलकर तुम्हारी बेवफाई का मातम किया है। जानते हो, उसे मेरे ऊपर बड़ा तरस आता है। उसने एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं किया कि तुम उसे मुझ जैसी गैर दिलचस्प शय की वजह से छोड़ रहे हो। वो समझती थी तुम हरजाई हो, और मैं सारी उम्र तुम्हारी अय्याशियों पर अपना आंचल डालती रहूंगी कि मुझ जैसी बंजर औरतों का यही फर्ज है। एक रंडी के साथ मिलकर तुमने मेरे खिलाफ महाज बना लिया है। हम बेचारियां क्या तुम्हारे खिलाफ महाज बनाएंगी? तुम्हारे पीछे हम एक दूसरे की गर्दनें मरोड़ती फिरती हैं। तुम कहीं ठोकर मारते हो, कहीं नाक रगड़ कर उल्लू सीधा कर लेते हो। अच्छा, मैं एक शर्त पर तलाक लेने को तैयार हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। बोलो मंजूर है? फिर वही मूर्ख की एक टांग। मैं कह चुका हूं कि उसका मेरा कोई जोड़ नहीं, इसलिए कि वो तुम्हारे अलावा औरों के इस्तेमाल में रह चुकी है। तो फिर ये कहो कि मेरा और तुम्हारा भी कोई जोड़ नहीं, क्योंकि तुम भी औरों के काम आ चुके हो, जबकि मैं
सिर्फ तुम्हारी ही ममनून रही हूं। हाँ कह दो कट हुज्जती कर रही हूं, मगर इस धांधली से काम नहीं चलेगा। तुम उल्टी बहस कर रही हो, बेकार उसकी वकालत कर रही हो। माजिद साहब, आपने कभी भूले से यह भी सोचा कि जब सभी किटी जवान होगी तो वो अपने बारे में क्या फैसला करेगी? जब वो एक एक करके मोना के तमाम आशिक कल की बात हो जाएंगे तो वो बेटी को भी वही रास्ता दिखाने पर मजबूर हो जाएगी जिस पर वो भटक चुकी है। मैं इत्मीनान से घर बार सजाए बैठी रहूंगी और मेरा ज़मीर मुझसे कुछ सवाल ना करेगा। सरन के बाद का सवाल कहाँ उठता है? अभी तो मजे से 30-40 बरस और चल सकता है। खासा पायदार और हट्टा कट्टा मर्द है। हट्टा कट्टा है, यही तो सारा गम है। मजे को रो पीट कर बैठ सकता है। इंसान हर 6 महीने बाद मोटर बदलता है। मोटरों पर रोकथाम है, मगर लड़कियां बदलने के लिए तो 6 महीने का होता देने की भी ज़रूरत नहीं। कल मैं पोस्ट ऑफिस से निकली तो वो माइक कमसिन और हसीन लड़की के ग्रैंड बाजार से बंडलों का अंबार लिए निकल रहे थे। मुझे देखकर रेशा खत्मी होने लगे। उनके किसी दोस्त की साहबजादी हैं, बम्बई सैर की खातिर आई हैं। ताज में सरन की कंपनी के एग्जीक्यूटिव स्वीट में क़याम पजीर हैं। ये आखिरी इत्तला कहाँ से मिली? मिल गई जहाँ से मिलना थी। वो बड़े राजदारी के अंदाज से मुस्कुराई। बहुत कम बीवियाँ इतनी ग्रेट मिलेंगी जो अपने शौहर की महबूबा के आशिकों की ऐसी खुशरसलूबी से देखभाल कर सकें। माजिद की ज़बान की तलखी और जहरीली हो गई। आबिदा चोट खाई हुई खौफज़दा निगाहों से तकती रह गई। उसका फेंका हुआ पासा औंधा ही पड़ता है। जान, बहुत थक गए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। आबिदा ने उसे सहारा देना चाहा, मगर वो दस्ते शफकत से झिझक कर मुड़ गया। उसके सर में आंधियां उठ रही थी, कानों में सनसनाहट हो रही थी, जैसे किसी ने शहद की मक्खियां छोड़ दी हों। उसने हारे हुए जुआरी की तरह तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली। माजिद ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और नीम तारीख पैसेज में से होता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। आबिदा एक स्टूल पर खड़ी अपने प्याजी दुपट्टे के आंचल से अम्मी जान की तस्वीर पर ख्याली गर्द झाड़ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर माजिद को देखा, कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसके होठों पर मुंजमद हो गए। दोनों की आंखों में तसादम हुआ और उलझी रह गई। मज्जन, वो स्टूल से एक पैर उतार कर बैठ गई। माजिद को शराबियों की तरह लड़खड़ाते देखकर वो तीतरी की तरह फड़फड़ा कर लपकी, मगर हाथ लगाने की हिम्मत न हुई। माजिद का जिस्म चिल्ले पर चढ़े हुए कमान पर चढ़े हुए तीर की तरह तना हुआ था। उसकी आंखों में धुआं घुट रहा था। तुम आ गए? आबिदा इस पार से बोली। हाँ, माजिद ने बहुत दूर उस पार से जवाब दिया। घर से थके मांदे क्यों गए? आबिदा ने दरभरी सुबकी ली। लो, इधर बैठो। उसने उसकी मखसूस कुर्सी खींचकर आगे सरकाई।
मगर वो उसी तरह ठहरी हुई नजरों से उसके आर पार देखता रहा। चाय के लिए कह दूं, वो बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी। माजिद की नजरों से उसे वहशत होने लगी। जब वो चाय की ट्रे लेकर वापस आई तो माजिद जूं का तू साकित खड़ा था। उसके हाथ बेजारी से लटके हुए थे, जैसे अपना फर्ज भूल चुके हों। आबिदा ने ट्रे मेज पर रख दी और कालीन पर बैठकर चायदानी में शक्कर डालकर चमचा हिलाने लगी। क्या कहा? बगैर किसी तमीज़ के उसने सवाल किया। उसने कहा तुमसे बात करके फैसला करेगी। ओह, उसने 2 चमचा शक्कर प्याली में डाली। आंचल से केतली पकड़कर चाय उंडेलने लगी। अगर इतवार तक सब्र कर लेते तो कौन सी ट्रेन छूट जाती? तुम उसके पास क्यों गए? उस नीच औरत के सामने तुम्हें घिघियाने की क्या ज़रूरत थी? मगर तुम तो बिगड़ी बात बनाने में माहिर हो। मामला तुम्हारे हाथ में पहुंचकर खुद संभल जाएगा। एहसान फरामोश कहीं की। उसकी ये मजाल कि वो तुमसे बदतमीजी करे। आबिदा का खून खौल उठा। कत्ई इसके बरक्स वो तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबी हुई है और तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती। आबिदा लाजवाब सी हो गई। पता नहीं शक्कर डाली कि नहीं। वो शक्करदान को बहके बहके हाथों से छूने लगी। उसका रोआ रोआ तुम्हारी इनायतों और फैयाजियों के जाल में जकड़ा हुआ है। तुम्हारे खुलूस ने मेरी बेवफाई के स्याह दागों की पर्दापोशी कर दी है। मैंने उसे दुख और जिल्लत दी, मगर तुमने उसे माँ का प्यार, बहन की हमदर्दी और दोस्त का खुलूस दिया। तुमने उसकी डूबती नाव का पतवार बनकर उसे दर्द की ठोकरों से बचाया। तुमने रुपए मेरे नाम से भेजे, मगर वो अच्छी तरह जानती है कि तुमने अपने जेवर बेचकर लानत भेजो नामुराद जेवरों पर। वो तेजी से प्याली में चमचा घुमाने लगी। आशिक तो उसने बहुत देखे, मगर तुम जैसी आशिक की मुशफ़क़ और मेहरबान बीवी से ज़िंदगी में पहली बार पाला पड़ा। वो तुमसे हद दर्जा खायफ है। माजिद बड़ी बेसाख्तगी से मुस्कुरा रहा था, मगर यह देखकर आबिदा का दिल बैठ गया कि उसकी आंखों में तक़द्दुस के बजाय तमस्खुर झलक रहा था। मैं वो बेचैन सी हो गई। तुम चाहो तो मेरी किस्मत का पासा पलट सकते है। अगर तुम अपनी सारी इनायतों और फैयाजियों का वास्ता देकर उसे हुक्म दे दो कि वो तुम्हारे प्यार से शौहर पर रहम करे। अगर तुम अपनी सारी इनायतों और फैयाजियों का वास्ता देकर उसे हुक्म दे दो कि वो तुम्हारे प्यारे शौहर पर रहम करे, वरना वो मिट जाएगा, तबाह हो जाएगा और उसका नामुराद दिल, जो दरअसल तुम्हारा दिल है, टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। माजिद ने नहायत ड्रामाई आवाज़ में सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारा चहीता मज्जन, मैं तुम्हारा हूँ। मेरा दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े तुम्हारे हैं। मेरे हलक का निवाला तुम्हारे पेट पे पहुँचता है। मुझे खाना हजम न हो तो तुम्हें कै आती है। मेरी शहरक कट जाए तो तुम्हारा खून बहता है। तुम मेरा सब कुछ हो और मैं सिर्फ वाहिमा हूँ। आबिदा के होंठ हिले, मगर आवाज़ ना निकली। वो आंखें फाड़े उसे तक रही थी। तुम अगर मेरी सिफारिश कर दो तो मुझे सीने से लगा लेगी। फिर मैं तुमसे इजाज़त लेकर उसे अपनी बाहों में समेट लूँगा और तुम्हारी बेहतरीन दुआओं के साए में उसके साथ। माजिद, ये क्या कह रहे हो? तुमने मेरे गुनाह को अपने आंचल में छुपा लिया। मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी बख्शी हुई नेमतों को नहीं
जगह। तुमने मेरे गुनाह को अपने आंचल में छुपा लिया, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी बख्शी हुई नेमतों को नहीं जुटला सकता। उसकी सांस फूल गई। माजिद तुम बहुत थक गए हो ज़रा। वो घबरा कर अपने दामन में कुछ ढूंढ रही थी। मैं आराम नहीं करूँगा। सुनो माजिद, नहीं, आज मेरे पास सुनने के लिए वक्त नहीं। आज तुम्हारी सुनने की बारी है। कहो जो जी में आए कहो, मैं सुन रही हूँ। वो अपने हाथों को उलट पुलट कर देखती रही। तुम्हें मालूम था मैं कहाँ गया हूँ? तुम जब ऑफिस से नहीं लौटे तो मैंने सोचा तुम्हें ये भी मालूम था मुझे क्या जवाब मिलेगा। मैंने वो इधर उधर जवाब तलाश करने लगी। तो तुम गायब का हाल जानती हो, फिर तुम्हें पूछने की ज़रूरत क्या थी? मैं तो माजिद तुम, उसका दामन खाली था, वो चोर सी बन गई, क्योंकि तुम बिसात का एक एक मोहरा चुनकर मारने की कायल हो। लिल्ला, उसके हाथों में कुछ न था और ये तुम्हारा आखिरी वार था। तुम कई दिन से मुझे उकसा रही थी। औरत की फितरत में चालबाजी है। मैं ये घिसा पिटा जुमला दोहराना नहीं चाहता, ना ये मेरा ईमान है, मगर बखुदा आबिदा तुमने मेरे साथ ईमानदारी नहीं बरती। इस वक्त तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। थोड़ी देर सुकून से, सुकून सुकून सुकून, मुझे इस लफ्ज़ से घिन आती है। उसी कनपटियों पर मोटी मोटी रगें उभर आईं। सुकून का वक्त गुजर चुका। सारे मोर्चों की नाकाबंदी कर दी। आज मेरा इस्तीफा मंजूर हो गया, मगर अभी तो तुम और छुट्टी ले सकते थे। ऐसा मालूम होता है मेरी मुस्तकिल छुट्टी का वक्त दूर नहीं। फेफड़ों में जगह की कमी की वजह से सांस बहुत उथली चल रही है। माजिद, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो बुरी तरह सिसकने लगी। अब मैं जीना भी चाहूँ तो नहीं जी सकता। वो बहकी बहकी नज़रों से दरो दीवार को तकने लगा। दिल बस्तगी के लिए कठपुतली नहीं बन सकता। तुम तो खुदा से चाहती होगी कि मैं अपाहिज हो जाऊं, फिर तुम ही मेरे हाथ पैर बनो, फिर तुम ही मेरे हाथ पांव बन जाओ, मेरी ज़बान बन जाओ और मेरी जी भर की खिदमत करती रहो। खुदा ना करे मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अल्लाह, वो सर से पैर तक लरस गई। और शायद मैंने भी तुमसे मोहब्बत नहीं की। तुम्हें देखकर मैंने सोचा तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी रहेगी। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की तकमील की खातिर तुम्हें हासिल किया और तुमने भी मेरी आवारा गर्दियों के किस्से सुनकर मुझे हासिल करने का आज़म किया। तुम्हें जंगली कबूतर सिधारने का बड़ा शौक था ना? वहशी जानवर तुम्हारी मुट्ठी से दाना खाने लगते थे। वो अल्फाज उलझ उलझ कर एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। या अल्लाह मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम्हारे सीने में यूं ही धड़कन जारी रहेगी। मेरे बाद मेरा दिल भी तो तुम्हारे सीने में धड़केगा। मेरा वजूद सब तुमने समेट लिया। अब ये कभी ना बिखर पाएगा, कभी पस्ती में ना डूब सकेगा। तुम्हारे वजूद की बुलंदियों के साथ ऊंचा और ऊंचा, मेरी पहुंच से बहुत दूर ऊंचा, मेरी सांस तुम्हारे होठों पर सिसकती रहेगी। मेरी आंखों की रोशनी अब तुम्हारी आंखों में जगमगाएगी। माजिद के मुंह से बेमानी आवाज़ें फिसलने लगी। इंतहाई कर्ब से आंखें उबल पड़ी। चेहरा तपे हुए तांबे की तरह अंगारा हो गया। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा नोचने लगा
और आबिदा के संभालते संभालते वो औंधे मुंह आ रहा। फिजा एकदम सन्नाटे में आ गई, जैसे बंबई की रूह कब्ज हो गई। आबिदा के कान गंग हो गए, कमरे की तारीकी गाढ़ी हो गई। उसने बड़ी मुस्तैदी से उसे सीधा दीवान पर लिटा दिया। फटी हुई आंखों को ठंडी हथेलियों से मूंद दिया। बार बार खुल जाने वाले जबड़े अपने गुलाबी दुपट्टे से बांधकर हाथ पहलू में करीने से जमा दिए। पोनी टेल से रिबन घसीट कर उसने पैरों के अंगूठे बांध दिए और एक फर्माबरदार बच्चे की तरह स्टूल पर बैठ गई। एक पल के लिए माजिद की नीम व पुतलियों में जुम्बिश सी हुई। उसने कनखियों से आबिदा को देखा। होंठों पर मुस्कुराहट कांपी। सीने में एक अजीम कहकहा तूफान बन गया और फिर दुनिया साकित हो गई। माजिद की आखिरी नज़र अफसाने कह गई, तुम कितनी सुघड़ हो, तुमने दम निकलने से पहले ही मुझे संवार दिया। उम्मीद है दूसरी दुनिया में भी तुम्हारी दुआओं ने मेरे आराम का पूरा इंतज़ाम कर दिया होगा। आबिदा की दोनों कलाइयाँ सुहाग की चूड़ियों के बोझ से थककर झूल गईं और वो टूटे हुए तारे की तरह खला में डूबती चली गई। घंटी बार बार बजे जा रही थी। ये उसका वहम था। यूं ही घंटियां बजने लगती थी। पड़ोस के शौहर दफ्तरों से लौट रहे होंगे। उसके फ्लैट की घंटी अब जिंदगी में कभी ना बजेगी। कोई दरवाज़ा खुलते ही उसे बाहों में उठाकर उसके बासी होंठ को नहीं चूमेगा, कभी नहीं चूमेगा। वो कब्र में लेटी थी। लोग छत तक लबालब भरे हुए थे। आंसू बरस रहे थे। गम की घनघोर घटाएं झूम रही थी। दुनिया भरपूर थी, मगर उसकी जिंदगी खाली थी। कलाइयाँ फूल जैसी हल्की हो चुकी थीं। कोरी मलमल के सफ़ेद दुपट्टे में लोबान और काफूर की डरावनी बू बसी हुई थी। घंटी बीमार बच्चे की तरह ठुनक रही थी, जैसे दूर किसी दुनिया में उसने बड़े सलीके से बिखरे हुए ख्वाब समेटे और अलमारी बंद कर दिए। अधबुना हुआ स्वेटर उठाकर दराज में डाला। पैर से जूते पलंग के नीचे सरका दिए और चुटकी से मोजे उठाकर कोने में ठूंस दिए। जब उसने अपना वहम मिटाने के लिए दरवाज़ा खोला तो मोना नाउम्मीद होकर वापस लौट रही थी। खटका सुनकर वो पलटी। ज़रा आँख लग गई थी। ज़रा आँख लग गई थी। उफ, आपकी बेटी कितनी भारी है। उसकी सांस फूली हुई थी। हंसो मत, तुम्हारे मुंह में खाक। लाओ हमें दो। उसने बच्ची को ले लिया। फिर वापस नहीं लूँगी। वो बनावटी हंसी हंसकर बोली, बातें ना बनाओ। कहाँ का प्रोग्राम है? वो बच्ची को लेकर सोफे पर बैठ गई। पूना की आखिरी रेस है। उसके बाद 2 दिन के लिए महाबलेश्वर का इरादा था, मगर ये आपको बहुत सताएगी। हमदर्दी का शुक्रिया। सरनजीत अच्छे हैं। उसने बात टालने को कहा। अच्छे हैं। अक्टूबर में उनकी डाइवोर्स के केस का फैसला हो जाएगा। चलो मुबारक हो। मैं कितनी कमीनी हूँ। गरज पड़ती है तो इसे आपके सर पर थोप के चल देती हूँ, और अब तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। फिक्र ना करो, सब समझ में आने लगेगा। शादी क्रिसमस से पहले या नहीं, देर करने से क्या फ़ायदा। मर्द जात का क्या ठिकाना, न जाने कब बदल जाए।
अभी तो लोहा गर्म है। मगर ये सोचती हूँ कि आबिदा ने कतई उसकी कोई मदद ना की। मगर उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। जो कुछ मोना को कहना है खुद ही कहना होगा। सरंजी को बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। आबिदा चुप रही। मेरा झगड़ा भी हुआ कई दफ़ा, मगर वो खर्च देने को तैयार हैं। इस नन्ही से जान का खर्च ही क्या, और फिर किसी मोहताज की बेटी नहीं। मोना की आंखें चमक उठी। मैंने जब ही दे दिया होता तो आप खुशी खुशी ले लेती। आबिदा चुप रही। मैंने जिद के मारे नहीं दिया, मगर मुझे कभी चैन न मिला। ऐसा मालूम होता था मैं चोरी चोरी किसी और का बच्चा उठाई हूं। आबिदा चुप रही और अपनी उंगली से सबिहा की मांग काटती रही। आपने एक बात नोट की, मुझसे ज्यादा ये आपसे मुशाबे है। कभी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया करता था। मैं सोचती थी आप जादूगरनी है। आपने पेट ही में से मुझसे छीनना शुरू कर दिया था। आबिदा कुछ ना बोली, सिर्फ मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी रही। मगर ये सब मेरी बेवकूफ़ी थी। असल में ख़ानदानी शुबहात है। माजिद साहब आपके फर्स्ट कज़िन हैं। आबिदा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है एक औरत का बच्चा दूसरे की कोख में पले? मोना ने सहमी हुई आवाज में कहा। आबिदा के होंठ फिर भी न हिले। खुदा की ताकत से कुछ बईद नहीं। मोना ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और बगैर पीछे मुड़कर देखे बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद आबिदा ने सोई हुई बेटी को उठाकर नर्म नर्म नींद में डूबी रेशमी बाहों का हार गले में संभाल लिया। फिर पंजों के बल चलती हुई अपनी ख्वाबगाह में आई। उसने आहिस्ता से बच्ची को उस जगह लिटा दिया जहां कभी माजिद सोया करते थे। सूनी सेज जाग उठी। जमाई लेती हुई वो अपनी जगह लेट गई। तकिए पर सर टिकते ही वो गहरी नींद में डूब गई। ऐसी गफलत की प्यारी प्यारी हरी भरी नींद तो उसे बरसों से नहीं आई थी। दीवार पर टंगी हुई माजिद की तस्वीर की खुली हुई आंखें मुंजमद थीं। उनमें नींद कहाँ? तो ये थी जंगली कबूतर की आखिरी किस्त। आगे फिर कुछ सुनाऊंगा। सिलसिला शुरू करने में 2-4 दिन लगेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।